हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे भाई, सीजीएल 2025 प्री और मेंस को मिलाकर के 47 शिफ्टों के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस इस सीरीज में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। एडवांस मैथ्स की मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, हर चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दी है। अर्थमेटिक में कुछ चुनिंदा चैप्टर बचे हैं जिसमें आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कवर करेंगे। सीजीएल 2025 प्री 46 शिफ्ट और मेंस 1 शिफ्ट, जितने भी रेशियो के क्वेश्चंस आए हैं इस वीडियो में मैं एक एक सवाल को बेस्ट अप्रोच के साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए मेरे प्यारे भाई, करते हैं शुरुआत। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो हर सवाल जो सीजीएल प्री 2025 और मेंस 2025 में आया था। तो पहला सवाल देखते हैं। इस वीडियो को मैंने टाइप वाइज रखा है, टाइप वाइज क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। इससे दो फायदे होंगे। पहला, आप हर क्वेश्चन से रूबरू भी हो जाएंगे और दूसरा फायदा कि इस वीडियो के थ्रू आप टाइप वाइज पढ़ने से पूरे चैप्टर का रिवीजन भी कर पाएंगे। जितने टाइप के सवाल हैं उन सब से एक एक बार आप रिवाइज करके रूबरू हो जाएंगे, इसलिए टाइप वाइज पढ़ने का फायदा है। आइए टाइप 1 बेसिक्स ऑफ रेशो, जितने सवाल यहां से आए एक एक सवाल को मैं देखता हूं। पहला सवाल सीजीएल 15 सितंबर 2025 के पेपर में पूछा गया है। आइए देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि ए रेशो बी 5:3 है। ए रेशो बी कितना है बेटा? 5:3 है। आपसे पूछा गया है कि 6a + 2b और 6a - 2b का रेशो क्या होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा। ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है कि दो नंबर का सम बड़ा होगा और दो नंबर का डिफरेंस छोटा होगा, तो ये क्वांटिटी बड़ी होगी और ये क्वांटिटी स्मॉल होगी। तो सबसे पहले तो वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जहां इस तरह की प्रवृत्ति नजर नहीं आ रही है। ध्यान से देखो, यहां ये बड़ा है, हो सकता है यहां यही छोटा हो गया पहले वाला और मुझे तो बड़ा चाहिए, तो इस ऑप्शन पे तो मुझे बात भी नहीं करनी, एलिमिनेट कर दिया मैंने। दूसरे केस में मैं क्या कह रहा हूं कि ये बड़ा है, आंसर हो सकता है, लेकिन ये छोटा हो गया, इस ऑप्शन को भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। दो ऑप्शन तो मैंने सिर्फ इस बात से एलिमिनेट कर दिए कि पहले वाला नंबर आंसर में बड़ा दिखेगा और दूसरा छोटा। अब जो बचे दो, किसी एक को सोल्व कर ले रहा हूं, उसी से मुझे अंदाजा लग जाएगा आंसर क्या होगा। पूरे को सोल्व करने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर ए की वैल्यू रखूं 5 और बी की वैल्यू रखूं 3, तो 6 × 30 और बी की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 दूनी 6, ये आएगा मेरे प्यारे भाई 36। क्या 36 का फैक्टर कभी 5 हो सकता है? क्या 36 के अंदर 5 मौजूद है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। जब 36 में 5 है ही नहीं तो आंसर में 5 आएगा कहां से? 36 का फैक्टर 5 नहीं होता। तो सवाल का आंसर ए हो गया। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास बहुत तेज पढ़ाने का विकल्प नहीं है। मैं सवाल उड़ाने में विश्वास नहीं रखता, मैं सवाल सिखाने में विश्वास रखता हूं। आइए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि अगर P/Q 4:1 है, P/Q 4:1 है, पूछा गया है कि 5p + 3q और 5p - 3q क्या होगा। फिर वही बात है मेरे प्यारे भाई, ये सवाल 16 सितंबर की शिफ्ट में था। p और q दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो दो नंबर का सम उनके डिफरेंस से बड़ा आएगा। तो ऑप्शन में पहला नंबर बड़ा होगा और दूसरा छोटा। तो मेरे प्यारे भाई, यहां बड़ा है, आंसर हो सकता है। यहां छोटा है, यह आंसर नहीं हो सकता। यहां भी छोटा है, यह आंसर नहीं हो सकता। यहां बड़ा है, यह हो सकता है। दो ऑप्शन तो मैंने इसी बात से एलिमिनेट कर दिए। अब किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, 5p + 3q की। p की जगह 4 रखो, q की जगह 1। 5 चौक 20, 3 एकम 3, 20 और 3 23। ऑप्शन में 23 दिखेगी पहली डिजिट, एक ही ऑप्शन में 23 दिख रही है। सवाल का आंसर हो गया 17 आने की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ी आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि x/y = 2/5, व्हाट इज द वैल्यू इफ x/y is 2/5।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y एंड x प्लस वाई, 2x प्लस 3y एंड x प्लस वाई। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, 22 सितंबर के शिफ्ट का सवाल है। किन्हीं दो नंबरों को आप जोड़ रहे हैं और यहां पहले को दुगना जोड़ करके जोड़ रहे हैं और दूसरे को 3 गुना करके जोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी चीज को दुगना करके जोड़ोगे, 3 गुना करके जोड़ोगे और उसे अकेले जोड़ोगे तो ये वाला ऑप्शन बड़ा दिखेगा आंसर में। 2x प्लस 3y हमेशा बड़ा होगा x प्लस वाई से। मेरे प्यारे भाई किस ऑप्शन में ये बड़ा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है, आंसर हो सकता है। यहां छोटा है, आंसर पॉसिबल नहीं है। यहां बड़ा है, आंसर हो सकता है। यहां छोटा है, आंसर पॉसिबल नहीं है। दो ऑप्शन तो हमने इस बात से एलिमिनेट कर दिए। अब पहले वाले में वैल्यू रख लो या दूसरे में रखना आसान है। दोनों का सम होगा 7, तो दूसरा नंबर 7 दोनों जगह दिख रहा है, कोई लाभ नहीं मिला। मेरे भाई 2 दूनी 4, 5 तिये 15, 15 और 4 होंगे 19, तो पहला ऑप्शन 19 दिखेगा। सवाल में यहां 19 दिख रहा है, 16 नहीं हो सकता, तो सवाल का आंसर सीधे तौर पर ए हो गया। वैसे भी अगर आप पहले वाला निकालते तो एक ही ऑप्शन में 19 दिख रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल a/b 7/5 है। बहुत ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको 3 टाइप के सवाल क्लास में पढ़ाए, ये टाइप 1 है। क्या कह रहा है? a/b 7/5 है, b/c 2/3 है, c/d 4/5 है। सवाल कह रहा है कि ये बताइए a/d क्या होगा। मैंने आपको बताया कि टाइप 1 की पहचान यही है कि जब भी सवाल आपसे पहला और आखिरी पूछे तो सवाल सोल्व नहीं करते, क्रॉस में जो कटता है काट दीजिए। टाइप 1 में हमने यही सीखा है, तो क्रॉस में काट दो। बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए और डी ही बचा, ए और डी ही चाहिए। इधर कोई कट सकता है क्या? आप कहोगे जी 5 से कोई नहीं कटता, 3 से कोई नहीं कटता और 5 से कोई नहीं कटता, तो सीधी मल्टीप्लाई होगी। 7 दूनी 14, 14 चौक 56। ऑप्शन में पहली डिजिट 56 दिखेगी, सवाल का आंसर सी हो जाएगा। पूरा सोल्व करना चाहते हैं, 5 पंजे 25 तिये 75। टाइप 1 है, जब भी पहले और आखिरी का अनुपात पूछे तो क्रॉस में जो कटता है काट देना, सवाल का सीधा आंसर आ जाएगा। आइए, ये 15 सितंबर के शिफ्ट में सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ये टाइप 2 हो गया। टाइप 2 हो गया। टाइप 2 की पहचान क्या है? कि वो सबका अनुपात पूछेगा। मैंने आपको क्लास में भी ये सिखाया कि टाइप 2 का क्वेश्चन कभी भी बेटा सोल्व नहीं करना, उसे हमेशा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उसे हमेशा क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है। कैसे? देखो ध्यान से। ऑप्शन वो होगा जो इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जो इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो मेरा कहना बहुत साफ है कि आर 9 से कटेगा। आर किससे कटेगा? 9 से। यहां ध्यान से देखोगे 6 और 3 9, 9, आर 9 से कट रहा है। बहुत बढ़िया। आर किससे कट रहा है भाई? आर 9 से कट रहा है। आगे बढ़ो, ये आंसर हो सकता है। यहां आर 9 से नहीं कटता, कैसे आंसर हो जाएगा? यहां आर 9 से नहीं कटता, कैसे आंसर हो जाएगा? यहां भी आर 9 से कट रहा है। तो मेरे प्यारे भाई दो ऑप्शन तो मैंने सिर्फ आर के हिसाब से एलिमिनेट कर दिए। अब मैं फिर कह रहा हूं कि आर जो है वो 4 से भी कटेगा। यहां आर 4 से नहीं कट रहा है, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। तो सवाल का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्लास में भी हमेशा सिखाया है, फिर सिखा रहा हूं। टाइप 2 का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से सेटिस्फाई कराना है। ये सारे ऑप्शन जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई होते हुए दिखेंगे वही सवाल का आंसर बनेगा। मैंने सिर्फ एक वेरिएबल को पकड़ा, आर को। आर को 9 से भी कटना है, 4 से भी। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आर 9 से भी कट रहा था और 4 से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल टाइप 3 पे सवाल आ गया। टाइप 3 मैंने सिखाया था कि इन दो बातों को छोड़ के कुछ भी पूछ लिया जाए वो टाइप 3 है। कैसे निकलेगा? सवाल कह रहा है कि m/n दे रखा है 4/5। m/n दे रखा है मेरे भाई 4/5। m/o दे रखा है 6/7। n/o कितना दे रखा है? 6/7। o/p 9/11 है। तो बताइए m/p क्या होगा?
मेरे प्यारे भाई मैंने आपसे कहा कि कुछ मत करिए, ये बताइए कि इन दोनों में कॉमन कौन है, एन, और यहां कॉमन कौन है, ओ। तो एन और ओ को बीच में रखो और सबको लिख दो। तो एन और ओ तो बीच में रह गए, इधर आ गया एम और इधर आ गया पी। बड़ी आसानी से हम इस सवाल को निकाल लेते हैं। आपका कहना है कि एम रेसो एन 4/5 है, 4/5 है, तो यहां 4/5 लिखा, ये जगह खाली और ये जगह भी खाली। उसके बाद कह रहा है कि एन रेसो ओ जो है वो 6/7 है, एन के नीचे 6, ओ के नीचे 7, ये जगह भी खाली और ये जगह भी खाली। उसके बाद कह रहा है ओ रेसो पी 9/11 है, तो यहां 9, यहां 11, ये जगह भी खाली और ये जगह भी खाली। आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि ये बताइए एन रेसो पी क्या होगा, एन रेसो पी क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाई, अगर बाद वाली जगह खाली है तो पहले वाली से भरी जाएगी, जस्ट पहले जो आया है, और अगर पहले वाली जगह खाली है तो जस्ट बाद वाली से भरी जाएगी। तो आइए, बाद में जगह खाली है तो देखो जस्ट पहले कौन आया है, 5, भर दो, यहां भी 5, यहां भी 5। बाद में जगह खाली है, जस्ट पहले वाली से भर दो, 7। अब ध्यान से देखो, पहले जगह खाली है, जस्ट पहले वाली से भर दो, 6। पहले जगह खाली है, जस्ट बाद वाली से भर दो, 9। अब सुनिएगा ध्यान से मेरे प्यारे भाई, मुझे पूछा गया है एन रेसो पी, तो ना तो मुझे एम से मतलब है ना मुझे ओ से मतलब है, मुझे सिर्फ मतलब है एन रेसो पी से। तो एन क्या हुआ, 5 गुणा 6 गुणा 9, और पी क्या हुआ, 5 गुणा 7 गुणा 11। अगर मेरे प्यारे भाई मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो मामला बहुत साफ है कि 5 से तो 5 कट जाएगा, तो ऐसी स्थिति में 6 नाम होते हैं 54 और 11 सतह होते हैं 77। सवाल का आंसर आ जाएगा 54/77। सबको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपसे एन रेसो पी पूछा गया है तो एन रेसो पी को ही सोल्व करेंगे, बाकी में कैलकुलेशन में टाइम खराब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आइए, यह सवाल भी 14 सितंबर के शिफ्ट में था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये बेसिक्स ऑफ रेशो के क्वेश्चंस थे जो पेपर में 2025 में आए थे। टाइप 2 पर बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, आइए मेरे प्यारे भाई पहला सवाल ले लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से समझेंगे। सवाल कह रहा है कि दो नंबर्स हैं जो कि 6/5 के अनुपात में है। टू नंबर्स आर इन द रेशो 6/5। इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 11, अगर उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 11 है, तो बताइए नंबर्स क्या होंगे। तो बताइए नंबर्स क्या होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं सबसे पहले सवाल निकालना नहीं चाह रहा, मैं बेसिक्स ऑफ रेशो लगा रहा हूं। बेसिक्स ऑफ रेशो क्या कहता है कि अगर दो नंबर 6/5 के अनुपात में है बेटा, तो पहले वाला 6 से कटेगा और दूसरे वाला 5 से। आइए देख लेते हैं ऑप्शन। ये 6 से कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, आंसर हो सकता है। ये 5 से ही नहीं कट रहा, कैसे आंसर होगा। ये 5 से ही नहीं कट रहा, कैसे आंसर होगा। ये 5 से ही नहीं कट रहा, कैसे आंसर होगा। सवाल का आंसर ए होगा। निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सीधे तौर पर आंसर टिक कर दीजिए, इसमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ने ऑप्शन ही ऐसे बनाए हैं कि आपको सवाल निकालने की जरूरत ना पड़े। यही एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि आपका एग्जाम अप्रोच क्या है। तो मेरे प्यारे भाई, इस सवाल में सीधे तौर पर मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी। एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें दूसरा नंबर 5 से कट रहा था, मैंने टिक कर दिया। पर क्योंकि ये क्लास है तो यहां आपको मुझे सब कुछ समझाना होता है। ये मेथड नंबर 1 था। आइए मेथड नंबर 2। अब मैं आपको सॉल्यूशन सिखा रहा हूं जिसकी पेपर में बिल्कुल जरूरत नहीं है। पेपर में जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से। दो नंबर्स के बीच का अनुपात है 6/5। मैंने बेटा क्लास में भी एक ही बात आपको सिखाई है कि जब कभी भी आपसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर हो, एक ही बात पर गौर करिए, रियल डाटा किस चीज का दिया हुआ है, और जिस चीज का रियल डाटा दिया हुआ है उसी का इमेजिनरी भी निकाल लीजिए, दोनों को इक्वल रख के एक की वैल्यू निकाल लीजिए, सारे आंसर आ जाएंगे। मुझे बताइए रियल डाटा किस चीज का दे रखा है। रियल डाटा दे रखा है दो नंबर के बीच का डिफरेंस। मुझे बताओ, रियल डाटा के हिसाब से दो नंबर के बीच का डिफरेंस 11 है।
अगर रेशो के हिसाब से डिफरेंस चेक करूं तो कितना बैठ रहा है? आप कहेंगे जी रेशो के हिसाब से डिफरेंस बैठ रहा है 1, रेशो के हिसाब से डिफरेंस बैठ रहा है 1, रेशो के हिसाब से डिफरेंस 1 है। हकीकत में कितना है? हकीकत में है डिफरेंस 11, हकीकत में है डिफरेंस 11। तो अगर 1 की वैल्यू 11 है मेरे प्यारे भाई, तो मुझे बताओ 6 की वैल्यू क्या होगी? 6 की वैल्यू होगी 6 गुणा 11 66, और 5 की वैल्यू क्या होगी? 5 गुणा 11 55। ये सवाल का सॉल्यूशन है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऑप्शन ही ऐसे दिए थे कि विदाउट ऑप्शन आपको जरूरत नहीं सोल्व करने की, विद ऑप्शन आप सवाल को उड़ा दीजिए और सीधा आंसर निकाल लीजिए। इसे करने की कोई जरूरत पेपर में नहीं है। आइए 22 सितंबर के शिफ्ट में यह भी सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अ रोड इज डिवाइडेड, अ रोड इज डिवाइडेड इन द रेशो 2:2/3, 3/10 and 1/2. If the total length of the road is 6 meter, find the smallest piece. मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको दो तरह के रेशो पढ़ाए, एक कॉम्प्लेक्स रेशो और एक सिंपल रेशो। सीधे तौर पर आप देख रहे हैं कि ये जो रेशो है ये तो कॉम्प्लेक्स रेशो है, और कॉम्प्लेक्स रेशो में कभी कोई कैलकुलेशन पॉसिबल है ही नहीं। तो पहले कॉम्प्लेक्स रेशो को सिंपल बनाना पड़ेगा। आइए सिंपल बनाते हैं। कैसे सिंपल बनेगा? ध्यान से देखिए, 2/3 रेशो 3/10 रेशो 1/2, यही है। आपको इसे सिंपल रेशो बनाना है। सिंपल रेशो कैसे बनाओगे भाई? नीचे वाले डिनोमिनेटर के एलसीएम की मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो ये सिंपल रेशो बन जाएगा। 10, 3 और 2 का जो एलसीएम आया वो 30 आया, तो सब में 30 की गुणा कर दीजिए ताकि ये सिंपल रेशो बन जाए। ध्यान से देखिए, 3 की वैल्यू कितनी बार कट गया? 10 बार, 10 से 3 बार और 2 से 15 बार। तो आपका कहना है ये रेशो आया 20:9:15, 20:9:15। मेरे प्यारे भाई सवाल कह रहा है कि टोटल लेंथ 6 है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 20 और 15 35, 35 + 9 44, 44 की वैल्यू सवाल ने 6 दे रखी है। 44 की वैल्यू सवाल ने क्या दे रखी है? 6 दे रखी है। रेशो के हिसाब से टोटल लेंथ 44 बैठ रही है। हकीकत में रियल डाटा में टोटल लेंथ 6 है। 2 से काट दोगे तो 22 की वैल्यू आएगी 3। 22 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 3। 1 की वैल्यू होगी 3/22, 1 की वैल्यू होगी 3/22। आपसे पूछा गया सबसे छोटी लेंथ किसकी है, तो सबसे छोटी लेंथ तो 9 दिख रही है। स्मॉलेस्ट पीस हो गया 9, तो 9 की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे, तो गुणा में कर दिया आपने 9। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 9 × 27, 27/22 होगा, तो 22 से कम 22, 1 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। 1 पॉइंट कुछ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आगे सवाल को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सवाल का आंसर सीधे तौर पर ए हो जाना था। बड़ा प्यारा सा सवाल था। ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स रेशो जब भी गिवन होगा उसे सिंपल रेशो बना लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल फिर क्या कह रहा है? 20 सितंबर के शिफ्ट का सवाल है। अ रिबन इज कट इनटू 3 पीसेस इन द रेशो 2:3:5। एक रिबन को 3 हिस्सों में काट दिया गया। If the length of longest piece is 20 centimeter, what is the total length of the ribbon? मेरे भाई बड़ा आसान है। रियल डाटा किसका दिया है? लॉन्गेस्ट पीस की लेंथ का। रेशो के हिसाब से लॉन्गेस्ट पीस कौन है? 5। सवाल कह रहा है जी नहीं 20 है, तो 5 की वैल्यू 20 हुई, 1 की वैल्यू हुई 4। टोटल लेंथ पूछ रहा है, 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 की वैल्यू 10 × 4, सवाल का आंसर हो गया 40। और सीधे तौर पर सवाल का आंसर बी लगा देना था, जिसमें कहीं कोई दिक्कत, पेन उठाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है, बढ़िया सवाल दिख रहा है कि 36,000 रुपए, 36,000 रुपए एनुअल बोनस के तौर पर, 36,000 रुपए एनुअल बोनस के तौर पर दिए जाते हैं। किस किस को दिए जाते हैं? सेल्स वालों को दिए जाते हैं, मार्केटिंग वालों को दिए जाते हैं और ऑपरेशन वालों को दिए जाते हैं, जिनका अनुपात है 4:5:3।
मार्केटिंग में 3,000 रुपए टीम बिल्डिंग के लिए दिए गए हैं, 1500 फॉर इंटर्नशिप दिए गए हैं। मार्केटिंग के अंदर आपने 3,000 एक दे दिए, 1,501 दे दीजिए, एंड एलोकेट्स द रेस्ट, जो बचा हुआ धन है वो दो टॉप परफॉर्मर्स को दे दिया गया 5/4 के में। बताइए हाउ मच डज द टॉप परफॉर्मर विद द स्मॉलर शेयर रिसीव। चलिए मैं फिर आपको एक लाइन में सवाल समझा देता हूं। 36,000 रुपए एनुअल बोनस के तौर पर हैं, 3 हिस्सों में बंटने हैं, सेल्स में, मार्केटिंग में और ऑपरेशन में। तीनों का अनुपात 4:5:3 है। मार्केटिंग को जो पैसा जा रहा है उसमें 3,000 तो टीम बिल्डिंग को जाएंगे, 1,500 इंटर्नशिप को जाएंगे, और जो पैसा बच गया वो दो टॉप परफॉर्मर को दिया जाएगा। किस अनुपात में? 5:4 में। बताइए जो दो टॉप परफॉर्मर थे उनमें जिसको कम पैसा मिला था वो कितना था? मतलब इनडायरेक्टली ये दो टॉप परफॉर्मर हैं और इनमें कम पैसा किसको मिला है? 4 वाले को। तो इसकी वैल्यू जानना चाहता है सवाल समझ गए? आइए अब सॉल्यूशन करते हैं। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि पैसे का जो बंटवारा हुआ, कितना पैसा था? 36,000। इस 36,000 का बंटवारा 3 हिस्सों में आपने किया है। कितने में किया है भाई? 4:5:9 में। अगर मैं ध्यान से देखूं तो रेशो के हिसाब से टोटल जो पैसा बैठ रहा है वो बैठ रहा है 5 और 4 9 और 9 18। रेशो के हिसाब से टोटल पैसा बैठ रहा है 18, लेकिन सवाल ने टोटल पैसा जो दिया है वो 3600 दिया है मेरे भाई। तो क्या मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि एक की वैल्यू 200 आएगी? एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 36,000 है, तो एक की वैल्यू आ गई 2,000। 36,000 है ये, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। एक की वैल्यू 2,000 आ गई तो मार्केटिंग वाले का टोटल पैसा पता लग गया क्या मुझे? मार्केटिंग वाले का टोटल पैसा हो गया 5 गुना 2,000, दैट इज 10,000 रुपए टोटल मार्केटिंग को जाने हैं। 10,000 रुपए टोटल मार्केटिंग को जाने हैं इन 36,000 रुपए में से। यह बात क्लियर है। अब जो मार्केटिंग को पैसा गया उसमें से 2 जगह पैसा ऑलरेडी जा चुका, 3,000 टीम बिल्डिंग और 1,500 इंटर्न, तो 4,500 रुपए ये जा चुका। तो इसमें से 4,500 आप और घटा दो क्योंकि जा चुका। तो बचा पैसा कितना? तो आपका सीधा जवाब है जी पैसा बचा 5,500। पैसा बचा 5,500। ये 5,500 जो पैसा बचा है इसको टॉप परफॉर्मर में बांटा गया है 5:4 के अनुपात में। टॉप परफॉर्मर को बांटा गया है 5:4 के अनुपात में। तो रेशो के हिसाब से टोटल जो पैसा हुआ मेरे प्यारे भाई वो 9 हुआ जो टॉप परफॉर्मर को बंटना है। लेकिन सवाल कह रहा है जी नहीं 5,500 बंटना है। और वैल्यू किसकी पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है 4 की। वैल्यू पूछ रहा है 4 की। आइए मेरे प्यारे भाई, अब वैल्यू पूछ रहा है 4 की, तो एक बात आप बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मुझे 4 की वैल्यू चाहिए। अगर मैं 9 का आधा सोचूं तो 4.5 होगा, और इधर आधा सोचूं तो ये कितना होगा भाई? 2750। मतलब आंसर जो आएगा वो 2750। 2750। 9 का आधा कितना हो गया भाई? 5,500। 5,500 रुपए यहां गए हैं। और सवाल क्या पूछना चाह रहा है आपसे? सवाल पूछना चाह रहा है 4 की वैल्यू एक बार देख लेते हैं। एक की वैल्यू 2,000 तो 5 की वैल्यू 10,000। 10,000 में से 4,500 रुपए आपने दे दिए तो पैसा बचा 5,500 रुपए। 5,500 रुपए, 9 की वैल्यू 5,500 है। आपसे पूछा गया है कि बताइए 4 की वैल्यू कितनी होगी? कोई गड़बड़ तो हमने नहीं की? 5 और 4 9 और 3 12। 12 की वैल्यू 5 और 4 9 और 9 18। सॉरी, हमने यही गड़बड़ की है। हमने डाटा को थोड़ा गलत ले लिया है। डाटा को हमने थोड़ा गलत ले लिया है, ठीक कर लीजिए। ये 9 नहीं है मेरे भाई, ये 3 था। ये यहां 3 था, इस 3 को हमने 9 ले लिया। इस 3 को हमने गलती से 9 ले लिया, तो इसको ठीक कर लीजिए। ये 3 था। जब ये 3 था तो अब बहुत डाटा बदल जाएगा। बहुत डाटा बदल जाएगा कैसे? ये 12 होगा।
12 की वैल्यू 36,000, तो 1 की वैल्यू 3,000, 1 की वैल्यू 3,000, तो फिर 5 की वैल्यू 15,000। 5 की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई? 15,000। 15,000 में से 4500 आप जब घटाएंगे तो आपका कहना है ये होगा 10,500। ये होगा 10,500। 10,500। चलिए, अब 10,500 को आप बांट रहे हैं किसके अनुपात में? 10,500 को आप बांट रहे हैं 5:4 में। तो 9 की वैल्यू जो हो गई वो 10,500 हो गई। 9 की वैल्यू हो गई 10,500। 9 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 10,500। चलिए भाई, 9 की वैल्यू 10,500 हो गई। अब मुझे 4 की वैल्यू यहां से चाहिए। ये हमने गड़बड़ कर दी थी कि यहां 3 था और हमने यहां गलती से 9 ले लिया था। आइए भाई, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। 1 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू होगी 10,500 डिवाइडेड बाई 9। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 4 की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 4 की। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, 3 तिये 9 और 35 तिये 105, 35 चौका 140, 14,000 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 छंग 18, 46 आएगा। 46 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी में। सवाल का आंसर हो जाना है। इसमें हमने 9 की जगह 3 ले लिया था, 3 की जगह 9 ले लिया था। सवाल का तरीका आप समझ गए। यही सवाल है, शानदार सवाल है, इसी तरीके से अप्रोच करना है। आइए, ये सवाल भी 15 सितंबर के शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कहता है कि अ बॉक्स हैज 120 पेंसिल्स। एक बॉक्स जिसमें पेंसिल कितनी है? 120। रेड, ब्लू एंड ब्लैक। रेड, ब्लू एंड ब्लैक पेंसिल्स आर इन द रेशो 2:3:5। आगे सवाल कहता है कि अगर 10 रेड और 20 ब्लैक पेंसिल को हटा दिया जाए तो व्हाट इज द न्यू रेशो ऑफ रेड टू ब्लैक पेंसिल? मेरे प्यारे भाई बड़ा आसान सवाल है। टोटल पेंसिल कितनी है? 120। टोटल पेंसिल जो दिख रही है वो कितनी दिख रही है मेरे भाई? 120 दिख रही है। इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है, 2:3:5 में। 2:3:5 में। चलो जी, अगर मैं देखूं रेशो के हिसाब से टोटल कितना है, तो रेशो के हिसाब से 5 और 3 8 और 2 10। 10 की वैल्यू सवाल ने 120 दी है, तो 1 की वैल्यू 12 हुई। 1 की वैल्यू क्या हुई? 12 हुई। अब सवाल कह रहा है कि हमें रेड और ब्लैक पर ही काम करना है, तो हम रेड और ब्लैक पर ही काम करेंगे। रेड और ब्लैक पर जब हम काम करेंगे तो ये रेड है और ये ब्लैक है, तो इन दोनों पर ही मुझे काम करना है। आपका कहना है जी रेड होगा, 1 की वैल्यू 12, तो 2 की वैल्यू 24, और 5 की वैल्यू क्या होगी भाई? 5 की वैल्यू 60। आपने ये कहा कि जी इसमें से 10 कम हुई। इफ 10 रेड एंड 20 ब्लैक पेंसिल्स आर रिमूव्ड, इसमें से 10 हटा दी और इसमें से 20। अगर आप अब रेशो देखेंगे तो यहां रेशो बच गया 14 और यहां बचा 40। अगर 2 से काट दोगे तो यह हुआ 7:20, जो कि सवाल का आंसर हो गया 7:20। डी आंसर हो गया। 24 सितंबर के शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल था। आसान सवाल है, इसमें कहीं कोई दूर दूर तक मुश्किल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने पूरा कर लिया। अब टाइप 3 पर आ गए हैं हम, प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड क्वेश्चंस पर। देखिए 2025 में यहां से क्या पूछा गया है। क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 12 13 16 सो दैट द रिमेनिंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। मेरे प्यारे भाई, मैंने क्लास में भी आपको यह सवाल बताया और मैंने कहा कि इस सवाल को हमेशा ऑप्शन से करिए। कैसे? पूछ रहा है इन चारों नंबर्स में से कौन सी संख्या घटा दी जाए ताकि जो रिजल्टेंट नंबर्स बने वो प्रोपोर्शन में हो। मेरे प्यारे भाई, प्रपोर्शन का एक ही मतलब जानते हैं, पहले दो संख्याओं का अनुपात आखिरी दो के बराबर आएगा, जो नए नंबर आएंगे उनके अंदर। आइए, मैंने पहला ऑप्शन उठाया कि क्या 3 घटाने से ऐसा हो सकता है, क्योंकि घटाना पड़ेगा, सवाल सब्ट्रैक्टेड कह रहा है, एडिशन पे भी आ सकता है। तो भाई 10 में से अगर मैं 3 घटाऊं तो 7,
12 में से 3 घटाऊं 9, 13 में से 3 घटाऊं 10, 16 में से 3 घटाऊं 13, यह अनुपात कभी बराबर नहीं होगा, तो सवाल का आंसर पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन उठाया 9, 9 घटाओगे तो 1 3, यहां से 9 घटाओगे 4, यहां से 9 घटाओगे 7, 1:3, कभी 4:7 नहीं हो सकता, यह भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। चलो भाई, ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं दिखता। आगे बढ़ो, 4 उठाओ, 10 में से 4 गए 6, 12 में से 4 गए 8, 13 में से 4 गए 9, 16 में से 4 गए 12। जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इनका रेशो ले लूं तो क्या सीधे तौर पर मैं देख पा रहा हूं कि इनका जो रेशो आएगा वो आएगा 3:4 और इनका भी रेशो आएगा 3:4। तो सवाल का आंसर दोनों ऑप्शन बराबर आ गए। तो 4 घटाने से ऐसा पॉसिबल है जब पहले दो का अनुपात आखिरी दो के बराबर हो जा रहा है। सीधे ऑप्शन से ही करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप 4 क्रॉस प्रोडक्ट, इस पर क्या क्वेश्चंस आए देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है जी, अ बास्केट कंटेन्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इन द रेशो 4:3। एक बास्केट के अंदर एप्पल और ऑरेंजेस हैं जिनका जो रेशो है वो 4:3 है। एप्पल और ऑरेंजेस रेशो कितना है? 4:3। आइए, आफ्टर रिमूविंग 8 एप्पल्स एंड एडिंग 6 ऑरेंजेस द न्यू रेशो बिकम्स 1:1। हाउ मैनी फ्रूट्स वर देयर ओरिजिनली? मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो सीधी सच्ची ये है कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछ रहा है तो 4 और 3 7, आंसर 7 से कटेगा। 7 से ये नहीं कट रहा, आंसर नहीं हो सकता। ये कट रहा है, ये कट रहा है और ये भी कट रहा है। तो एक ऑप्शन तो हमने इसी बात से एलिमिनेट कर दिया कि आंसर जो होगा वो 7 से कटेगा। चलिए, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने आपसे कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट आप सीधे तौर पर लगा दें तो आंसर आ जाएगा। दूसरा अनुपात आपको 1:1 चाहिए। लाइन ड्रॉ करिए और रियल डाटा यहां लिख दीजिए। रियल डाटा यहां लिख दीजिए। रियल डाटा क्या है कि भाई पहले वाले में से 8 घटाए हैं और दूसरे वाले में 6 ऐड किए हैं। लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जब लगाओगे तो 1 की गुणा 4 में होगी तो 4 होगा और 1 की गुणा -8 में होगी तो -8 होगा। 1 की गुणा 3 होगी तो 3 में होगा और 1 की गुणा 6 होगी तो +6 होगा। ऊपर का अंतर नीचे के बराबर। ऊपर का अंतर कितना है? 1 और नीचे का अंतर ऐड कर दो क्योंकि अपोजिट साइन में है। सेम साइन होता है तो घटता, अपोजिट साइन है तो जुड़ेगा। -8 और 6 का अंतर समझना चाहते हो? देख लो, बड़ा है प्लस का 6, इसमें से माइनस का 8 घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस 14 ही तो आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 14। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने सीखा है कि ऊपर का अंतर हमेशा नीचे के बराबर होता है। तो 1 की वैल्यू 14 हो गई। तो मुझे बताओ फिर, इनका टोटल था 7, तो 1 की वैल्यू 14, तो 7 की वैल्यू 7 गुणा 14 और सवाल का आंसर 98 आ जाएगा। बड़ी आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट लगा के सवाल का आंसर डी निकाला जा सकता था, जिसमें दूर दूर तक कहीं भी कोई समस्या नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह सवाल 20 सितंबर की शिफ्ट में पूछा गया है। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई? देखिए, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि 45 लीटर मिक्सचर, एक 45 लीटर का मिक्सचर है। केरोसिन और डीजल का यह मिक्सचर है जिसमें केरोसिन और डीजल का जो अनुपात है वो 4:5 है। चलो जी, हाउ मच डीजल मस्ट बी एडिड टू मेक द रेशो 4:6। याद रखिएगा, सिर्फ डीजल को ऐड करने की बात की जा रही है। हाउ मच डीजल मस्ट बी एडिड, सिर्फ डीजल ऐड करना है। बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर बाहर से आपने सिर्फ डीजल ऐड किया तो क्या केरोसिन पे कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। तो केरोसिन तो दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो आइए, इसका मतलब बड़ा आसान है। आपने कहा कि भाई पहले केरोसिन जो था वो 4:5 था, अब केरोसिन कितना है? 4:6। तो भाई केरोसिन तो पहले भी 4 था, अब भी 4 है। ऑलरेडी सवाल ने सेम दे रखा है। सेम ना देता तो फिर हम सेम बनाते। अच्छी बात है, सवाल ने ऑलरेडी पहले से ही सेम दिया है। तो मुझे बताओ, इसका मतलब अगर आप डीजल की बात करेंगे तो डीजल रेशो के हिसाब से कितना ऐड हुआ है? 1।
अब मुझे बताइए पहले टोटल कितना था, 9। सवाल कह रहा है जी 9 नहीं था टोटल, टोटल तो 45 था। 9 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1 की वैल्यू 5 है और आपको वैल्यू चाहिए भी किसकी, 1 की। तो सवाल का आंसर क्या हो गया, 5 लीटर। 5 लीटर ऐड करना पड़ेगा और सीधा सवाल का आंसर बी हो जाना था। दूर दूर तक कोई मुश्किल इस सवाल में भी नहीं थी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है भाई, अगला सवाल कह रहा है कि द वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स आर इन द रेशो 7:8:9। द वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स आर इन द रेशो 7:8:9। 3 दोस्तों के वजन का जो अनुपात है वो 7:8:9 है। अगर हर बच्चे के वजन को 5 किलो बढ़ाया गया तो जो नया रेशो होगा वो 12:13:14 होगा। व्हाट इज द ओरिजिनल वेट ऑफ द हैवीएस्ट फ्रेंड। मैंने कहा कि इसमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक रेशो में खुद ही डिफरेंस इक्वल दे दिया जाए, दूसरा डिफरेंस इक्वल ना दिया जाए, बनाना पड़े। जैसे इस सवाल को गौर से देखो, रेशो में डिफरेंस खुद ही इक्वल दे रखा है। कैसे, 7 से 12 हुआ 5, 8 से 13 हुआ 5 बढ़ा, 9 से 14 हुआ 5 बढ़ा, सब में 5 बढ़ रहा है। तो रेशो के हिसाब से 5 बढ़ रहा है। रेशो 5 बढ़ता है कब, जब ओरिजिनल वजन को भी 5 बढ़ाया जाता है। रेशो में 5 का चेंज आता है जब ओरिजिनल वजन को 5 चेंज किया जाता है। इसका मतलब रेशो में 5 का चेंज आएगा जब ओरिजिनली वजन में 5 का चेंज किया जाएगा। तो फिर 1 की वैल्यू 1 हो गई, और अगर 1 की वैल्यू 1 हो गई तो फिर इसका मतलब मेरे प्यारे भाई 7 की वैल्यू 7 हो गई, 8 की 8 और 9 की 9। तो सबसे हैवीएस्ट फ्रेंड कितना है, 9 किलो का है। ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड, सारी बातचीत को छोड़ दीजिए और कोई सवाल निकालने की ज्यादा गुंजाइश है नहीं। आप इस सारी बात को छोड़िए और आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बेसिक्स ऑफ रेशो लगाऊं तो भाई सबसे हैवीएस्ट कौन है, 9 वाला। तो आंसर 9 से कटेगा भी। भाई बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेशो क्या कहती है कि 7:8:9 है, तो पहला 7 से कटेगा, दूसरा 8 से, तीसरा 9 से। तो जो आंसर होगा वो 9 से कटेगा। ना तो ये 9 से कट रहा है, ना ये 9 से कट रहा है, ना ये 9 से कट रहा है। एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा था। क्या सवाल निकालने की जरूरत थी? क्या इतना भी सोचने की जरूरत थी कि डिफरेंस इक्वल दे रखा है? जी नहीं, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। एक ही ऑप्शन 9 से कट रहा था, सवाल निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। ये मेथड 2 भी हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल इज 7:5। इफ 20 मोर गर्ल्स joins the school, the new ratio of the boys to girls becomes 7:6. What is the total number of student in the school initially? Total number of student in the school initially. Total number of student in the school initially. आइए भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 से कटेंगे। 12 से कटेंगे। अगर 12 से कटेंगे तो 12 से कितने ऑप्शन कट रहे हैं? 12 से कटेगा तो 3 से भी कटेगा और 4 से भी। ये 3 से ही नहीं कट रहा, 12 से कहां से कट जाएगा? ये 3 से भी कट रहा है और 4 से भी। ये 3 से भी कट रहा है और 4 से भी। ये 3 से भी कट रहा है और 4 से भी। तो एक ऑप्शन तो हमने इसलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो 12 से नहीं कटता। आइए अब सवाल के सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना है मेरे भाई? वो है 7:5। 20 मोर गर्ल्स ज्वाइंस द स्कूल। मेरे प्यारे भाई गर्ल्स ने ज्वाइन किया है, तो इससे क्या जो बॉयज की संख्या थी उस पर कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो जब 20 नई गर्ल आई तो ये रेशो हो गया 7:6। तो बॉयज को सेम होना चाहिए। दरिया दिली देखिए एग्जामिनर की, उसने पहले से सेम दिया है, तो बॉयज को सेम करने की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी सेम दे रखा है। ना सेम देता तो सेम बनाता। तो मुझे बताओ रेशो के हिसाब से कितनी गर्ल्स बड़ी हैं? 1। रेशो के हिसाब से कितनी गर्ल्स बड़ी हैं? 1। अगर मैं देखूं मेरे प्यारे भाई सवाल कितनी कह रहा है? सवाल कह रहा है जी 1 नहीं बढ़ी, 20 बढ़ी है। तो 1 की वैल्यू ही सवाल ने 20 दे दी। 1 की वैल्यू ही सवाल ने 20 दे दी।
तो मुझे बताइए 12 की वैल्यू क्या होगी? 12 की वैल्यू क्या होगी? 12 गुणा 20, तो सवाल का आंसर होगा 240। सवाल का आंसर कितना होगा मेरे भाई? 240। और सवाल का आंसर बी हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दूर दूर तक भी दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अगला सवाल। द नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स इन अ बैग इज 3:4:6। नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स। तो भाई रेड, ब्लू और ग्रीन मार्बल्स की बात हो रही है। इनका जो रेशो दे रखा है सवाल में, वो कितना दे रखा है भाई? इनका रेशो दे रखा है 3:4:6। इनका रेशो दे रखा है 3:4:6। कह रहा है कि 20 रेड मार्बल, 15 ब्लू मार्बल और कुछ अननोन ग्रीन मार्बल्स ऐड किए गए। सवाल साफ कह रहा है कि 20 रेड मार्बल, 15 ब्लू मार्बल एंड unknown number of green marbles are added to the bag. The ratio of red, blue and green marbles become 4:5:7। और इसकी वजह से ये जो अनुपात हो गया, ये 4:5:7 हो गया। रियल डाटा की बात करूं, लाइन पे क्रॉस खींचिए यहां। रियल डाटा किस किस का दे रखा है कि रेड 20 ऐड हुए हैं और ब्लू 15। तो रेड में 20 की बढ़ोतरी और ब्लू में 15 की। मैंने आपको एक ही बात सिखा रखी है कि आप जिन दो चीजों का रियल डाटा दे रखा है उन्हीं दो पर क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो। तो उन दो पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे तो कैसे लगेगा मेरे भाई? समझिएगा। पकड़ो इस 5 को। पांतिये 15, पांचोक सॉरी पांतिये 15, 20 पंजे 100। 4 को पकड़ो, 4 चौक 16 और 15 चौका 60। ऊपर का डिफरेंस नीचे के बराबर रख देना है। तो ऊपर का डिफरेंस कितना हुआ? 1। नीचे का डिफरेंस कितना हुआ? 40। तो 1 की वैल्यू सवाल ने कितनी बता दी भाई? 1 की वैल्यू सवाल ने बता दी 40। 1 की वैल्यू सवाल ने कितनी बता दी? 40। 1 की वैल्यू सवाल ने 40 बताई। तो 1 की वैल्यू अगर 40 है तो मेरे प्यारे भाई ये जो 1 की वैल्यू आती है ये हमेशा ओरिजिनल रेशो का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। मतलब ये 1 की वैल्यू जो 40 आ रही है ना बेटा, ये हमेशा सिर्फ ऊपर वाले रेशो में यूज हो सकती है। तो जब 1 की वैल्यू 40 तो 6 की वैल्यू 6 गुणा 40 कितना हुआ? 240। तो भाई ग्रीन मार्बल ओरिजिनली 240 थे। अब मुझे यह पता करना है वो फाइनली कितने हुए। फाइनली तभी पता लग सकता है जब मैं ये पता कर लूं कि नीचे वाले रेशो का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है। ऊपर वाले का 1 की वैल्यू 40 आई तो 40 हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नीचे वाले का निकालते हैं। मुझे बताओ अगर 1 की वैल्यू 40 है तो ये बात तो आप मानेंगे कि 3 की वैल्यू 120 थी। 120 टोटल थी, 20 ऐड हुई है तो 4 की वैल्यू क्या 140 हो गई? अरे भाई शुरुआत में 120 थे रेड मार्बल, 20 ऐड कर दिए तो फाइनली 140 हुए। रेशो के हिसाब से फाइनली 4 हुए। तो 4 की वैल्यू 140 तो क्या 1 की वैल्यू 35 आ गई? अरे क्या 1 की वैल्यू 35 आ गई तो आ गया नीचे वाले रेशो का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना है? 35 है। तो 1 की वैल्यू 35 तो 7 की वैल्यू तो 245। तो भाई शुरुआत में 240 थे, बाद में 245 हुए तो फिर ऐड कितने हुए? ऐड हुए 5। ऐड कितने हुए? ऐड हुए 5। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया बी। बड़ी आसानी से आप इसे बता सकते थे। क्रॉस प्रोडक्ट उन दो चीजों पर लगा दीजिए जिनका रियल डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है क्या बैग कंटेन्स रेड, ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स इन द रेशो 4:5:6। फिर वही सवाल है, रेड, ब्लू और ग्रीन मार्बल्स। ये रहा भाई रेड, ब्लू और ग्रीन मार्बल्स। क्या कह रहा है सवाल? 4:5:6 में है। 4:5:6 में है। सवाल कह रहा है कि 6 रेड बॉल को रिमूव किया गया है और 3 ग्रीन बॉल को ऐड किया गया है। रियल डाटा की अगर बात करूं
तो 6 रेड बॉल को रिमूव किया गया है तो -6 रिमूव किया गया है तो, और 3 ग्रीन बॉल को ऐड किया गया है तो यहां +3, यहां +3। चलो जी, और ये जो रेशो हुआ, ये रेशो हो गया 2:5:7। ये रेशो आपको मिल गया 2:5:7। हमने कहा कि जिन दो चीजों का रियल डाटा गिवन है उन्हीं पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। तो रेड और ग्रीन का रियल डाटा गिवन है, मैंने उन पे क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया। कैसे लगेगा भाई? पकड़ो इस 7 को, 7 चौक 28, 7 गुणा -6 होगा -42। 2 को पकड़ो, 2 गुणा 6 +12, और 2 गुणा +3 +6। ऊपर का अंतर नीचे के बराबर। ऊपर का अंतर हो गया मेरे भाई 28 में से 10 गए 18, 2 और गए तो 16, और नीचे अपोजिट साइन है दोनों का तो जुड़ जाएंगे डिफरेंस निकालने के लिए, तो ये हो गया 48। 16 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू आ गई 3। तो पहले वाले रेशो का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 3 आया, तो आपका कहना यह है कि 3 आया, तो फिर 5 की वैल्यू हो गई, 5 की वैल्यू हो गई 15। 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 15। 5 गुणा 3। आओ भाई फाइनल वाले का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालते हैं। मुझे बताओ, किसी एक से निकाल लो। 6 की वैल्यू क्या हो गई? 1 की वैल्यू 3 तो 6 के 18, 3 आपने मिला दिया तो यहां 21 हुए होंगे। तो 7 की वैल्यू 21 तो 1 की वैल्यू 3। नीचे वाले रेशो का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 3 आया। जब नीचे वाले रेशो का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 3 आया, 4:5:6, 2:5:7, 1 की वैल्यू 3 आ गई, 6 की वैल्यू 18 है, 18 और 3 21, तो 7 की वैल्यू क्या हो गई भाई? 7 की वैल्यू क्या हो गई? 21 हो गई। तो 1 की वैल्यू ऊपर वाले में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 3 आया और नीचे वाले में भी 3 आ रहा है। ऐसा है क्या? 3 चौक 12, 12 में से 6 गए 6, तो नीचे वाले में भी 3 ही आ रहा है। तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो फिर तो इस सवाल का आंसर मेरे हिसाब से 0 आना चाहिए, क्योंकि ब्लू में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। हाउ मेनी रेड बॉल वर देयर ओरिजिनली इन द बैग? भाई सवाल ये अलग पूछा गया है। सवाल पूछा गया सिर्फ इतना कि ओरिजिनली रेड बॉल कितनी थी, तो इतनी भीड़ क्यों करनी है। मैंने सोचा ये पूछ रहा है कि कितनी ब्लू ऐड हुई, तो ब्लू तो 0 ऐड होगी। तो फिर तो बड़ा आसान सवाल हो गया मेरे भाई, इतनी मेहनत की भी जरूरत मुझे क्यों है। सीधा आंसर आ जाएगा मेरा। 1 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि ब्लू बॉल कितनी ऐड हुई है तो उस हिसाब से आंसर 0 आता, जो कि हम निकाल रहे थे, लेकिन उसने पूछा ही नहीं। उसने सिर्फ ये पूछा कि हाउ मेनी रेड बॉल वर ओरिजिनली इन द बैग, तो 4 की वैल्यू पूछ रहा है, 1 की वैल्यू 3 तो 4 की वैल्यू 12, सीधा आंसर आ जाएगा। तो उससे भी आसान हो गया जो पिछला सवाल था। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 कॉन्सेप्ट ऑफ कोइंस पर आ जाइए। कॉन्सेप्ट ऑफ कोइंस में देखिए क्या सवाल पूछा गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोइंस में सवाल पूछ रहा है कि एक बैग के अंदर 10 रुपए, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, 1:2:3 के अनुपात में। इफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन द बैग इज 390, अगर टोटल अमाउंट ऑफ मनी बैग के अंदर 390 है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। चलो भाई मुझे बताओ, आंसर सवाल का वो होगा जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स 1:2:3 के अनुपात में दिखेंगे। 1:2:3 के अनुपात में दिखेंगे। 10, 20, 30 1:2:3 के अनुपात में है। बहुत बढ़िया। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 तिये 45, ये भी 1:2:3 के अनुपात में है। बहुत बढ़िया। आओ भाई 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिये 60, ये भी 1:2:3 के अनुपात में है। बहुत बढ़िया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36, ये भी 1:2:3 के अनुपात में है। कोई हेल्प नहीं मिल पाई। सब चारों ऑप्शन जो एग्जामिनर ने बनाए बड़े दिमाग से बनाए, चारों में 1:2:3 बन रहा है। कोई बात नहीं, अभी भी हम दूसरा क्लू लेंगे। टोटल पैसा होना चाहिए 390। ध्यान से देखो, 10 के 10 सिक्के 100 रुपए, 20 के 5 सिक्के 100 रुपए और 2 के 30 सिक्के 60 रुपए। ये पैसा बैठ रहा है 260।
हमें 390 चाहिए। हटाओ। 15 के 10 सिक्के 150 रुपए, 30 के 5 सिक्के 150 रुपए और 45 सिक्के 2 रुपए के 90 रुपए, 390 बैठ रहा है। सवाल का आंसर हो सकता है। आओ भाई अगला ऑप्शन देख लो। 20 के 10 सिक्के, 10 के 20 सिक्के 200, 5 के 40 सिक्के फिर 200, ये तो 400 यही हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। 10 रुपए के 12 सिक्के 120, 5 के 24 सिक्के 120 और 2 के 36 सिक्के 72, कभी 392 नहीं आएगा। 240 240 312 आएगा, 392 का कोई मतलब नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई सवाल का आंसर सीधे बी हो गया, सेकंड कंडीशन से, कि भले ही ऑप्शन 1:2:3 हो लेकिन 390 रुपए भी तो बनने चाहिए। एक ही ऑप्शन में टोटल 390 रुपए बन रहे थे, सीधा आप सवाल को ऑप्शन से कर दे रहे थे, ज्यादा चीजों की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। तो मेरे प्यारे भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है जी? तो मेरे प्यारे भाई ये रेशो के सारे सवाल थे जो मैंने आपको करा दिए। यही क्वेश्चंस रेशो के पेपर में आए हैं 2025 की सारी शिफ्टों में। मिक्सचर के जो क्वेश्चन हैं उन्हें अगली वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चंस आए हैं मिक्सचर के। हर सवाल को बेस्ट अप्रोच के साथ कराऊंगा। मिक्सचर के कुछ नए सवाल भी 2025 में पूछे गए हैं, जिन पर हम बहुत शानदार तरीके से बात करेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेशो हमने पूरा कर लिया, हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा। मेरी मुलाकात आपसे अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।